नमस्कार बच्चों, ये सेकंड सेमेस्टर 4 में पारिभाषिक शब्दावली के पहले प्रश्न किए हैं। अब है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में शुद्धतावादी विचारधारा और शुद्धता विरोधी विचारधारा और अंग्रेजी विचारधारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो शुद्धतावादी विचारधारा क्या थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक डॉक्टर रघुवीर थे। अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति स्थापित की। उसको लोहा आज भी भाषा वैज्ञानिक मान रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर का कहना था कि शब्द और विचार भिन्न है, यानी शब्द अलग होते हैं और विचार जो मन में आते हैं या बुद्धि में आते हैं वे अलग अलग हैं, और नए विचारों के साथ नए शब्दों की आवश्यकता होगी, नए शब्दों के बनाने की आवश्यकता होगी। और ये शब्द हम विजातीय भाषाओं से नहीं ले सकते हैं। विजातीय मतलब दूसरी भाषाओं से हम नहीं लेंगे। हम अपनी जो हमारी संस्कृत भाषा है, हम अपनी भाषा संस्कृत से ही ले सकते हैं। इसके आधार पर बने शब्द पारदर्शी होंगे। पारदर्शी मतलब बिल्कुल संक्षिप्त होंगे, ठीक होंगे। उनका कथन था कि भारतीय भाषाओं में उधार का एक भी विदेशी शब्द न आए, और संस्कृत की जो 600 धातुएं हैं, 80 प्रत्ययों हैं, 60 उपसर्ग से लाखों करोड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं, जिन्हें भारतीय विद्यार्थी सरलता से समझ सकते हैं। तो रघुवीर की मान्यता का विरोध हुआ। इनकी बनाई गई शब्दावली पर दुरूहता और संस्कृत निष्ठता का आरोप लगाया गया। अब दूसरी विचारधारा है शुद्धता विरोधी विचारधारा, जिन्होंने शुद्धता पर विरोधी विचारधारा उत्पन्न हुई थी। इसमें है शुद्धता विरोधी विचारधारा के दूसरे किनारे पर ऐसी विचारधारा थी जो शुद्ध हिंदुस्तानी थी। हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी और उर्दू अंग्रेजी शब्दों का मिक्स प्रयोग करने के लिए जोर दिया गया। हिंदी और उर्दू फारसी शब्दों का, तो इसमें हिंदुस्तानी शब्दों और देशज प्रत्ययों और उपसर्गों के आधार पर शब्द बनाने की समर्थक थी। शब्दों को बनाने के लिए समर्थन किया गया। इस कार्य के लिए ये लोग व्याकरणिक नियमों को त्यागने को भी तैयार हो गए थे। व्याकरणिक नियमों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और इस विचारधारा की समर्थक हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी और उस्मानिया विश्वविद्यालय थे। ये दो थे, हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी और उस्मानिया विश्वविद्यालय थे। और वे भाषा को सरल बनाने पर बल देते थे, जिसके कारण ग्राम्य अग्राम्य का विचार किए बिना शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें बहुत कम शब्द ग्रहण किए गए। लोगों ने इनके अधिकांश शब्दों का बहिष्कार किया। इसका प्रमुख कारण था कि इनकी अव्याकरणीयता, यानी इन्होंने व्याकरण का प्रयोग नहीं किया। दूसरी अगली विचारधारा है अंग्रेजी विचारधारा। इस विचारधारा के समर्थन में अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों लेने के पक्षधर थे। इसके समर्थक थे सी राजा गोपालाचारी और गंगा प्रसाद मुखर्जी थे। इनका मत था कि जिस प्रकार हिंदी अंग्रेजी मिश्रित बोली जाती है, वैसा ही लिखित रूप स्वीकार कर उसे मानक रूप दे दिया जाए। तो अंग्रेजी समर्थकों को हिंदी के गढ़े हुए शब्द कठिन लगते थे और अंग्रेजी के मुहारे सरल। इस विचारधारा भी मान्यता नहीं हुई, क्योंकि कोई भी भाषा भाषी अपनी भाषा का विदेशीकरण अच्छा नहीं समझता। तो इस प्रकार ये विचारधाराएं थे। परिभाषिक शब्दावली का निर्माण हुआ। तो आगे है परिभाषिक शब्दावली के अनेक रूपता के विभिन्न कारण कौन कौन से थे। तो वर्तमान समय में परिभाषिक शब्दावली की सबसे बड़ी समस्या उसकी अनेक रूपता का होना है। और जिन पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भारत सरकार ने कराया है, उसमें एक शब्द
अलग अलग पर्यायों के लिए है। वर्तमान में 5 शब्दावलियां मुख्य रूप से भारत सरकार के कार्यालय में चल रही है। पहली है संसद शब्दावली, दूसरी है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग की शब्दावली जो 1961 में हुई थी, वह बना रही है। और तीसरी है आकाशवाणी शब्दावली, अगली है चौथी संविधान शब्दावली, पांचवी है विधि शब्दावली, इसको ला विधि भी बोला जाता है। तो 5 शब्दावलियों के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्रालय विभाग अपनी निजी कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों का भी प्रयोग में लाता है और तमाम हिंदी भाषी राज्यों की लगभग अपनी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। बहुधा ऐसा भी होता है कि प्रादेशिक पारिभाषिक शब्दावलियों केंद्र की वस्तुतः शब्दावली से भिन्न भी होती है। इसी भिन्नता को समाप्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दों की एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है और हिंदी में पारिभाषिक शब्दों की जटिलता हमें तब तक देखने को मिलेगी जब तक हम इस अनेक रूपता के जाल को समाप्त करके एक रूपता न ला दें। जब सरकारी कर्मचारी एक अंग्रेजी शब्द के लिए उसका एक ही पर्याय प्रयोग में लाएंगे तभी एक अच्छी व्यवस्था अनुशासन स्थापित होगा। इससे दूसरे को काम समझाने या समझने में जटिलता नहीं आएगी। तो ये थे 5-5 के प्रश्न आएंगे। अब एक एक नंबर के 2 या 3 आएंगे। तो जैसे पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसकी सीमाएं बांध दी गई हैं उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? ये टेक्निकल शब्द का है। अंग्रेजी भाषा का टेक्निकल किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? यह ग्रीक भाषा की टेक्निक से हुआ है। और टेक्निकल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? विशेष कला के अर्थ में किया जाता है। किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त होना क्या कहलाता है? पारिभाषिक शब्द कहलाता है। और 600 ज्ञान शाखाओं में लगभग कितने मौलिक शब्द हैं? करीब 7 लाख हैं। और भारत में शब्दकोश निर्माण की परंपरा कब से शुरू हुई है? 1707 से। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में जिन विद्वानों ने विशिष्ट कार्य किया है उनमें से किन्हीं 2 के नाम बताओ। भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर रघुवीर सिंह। शब्दकोश निर्माण की प्रेरणा किससे मिली है? शिवाजी महाराज की प्रेरणा से रघुनाथ पंत द्वारा लिखे गए राजकोश से है। और आगे है 1898 नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने कौन सा कोश तैयार किया था? हिंदी साइंटिफिक ग्रोसरी। और हिंदी साइंटिफिक ग्रोसरी कोश का कार्य पूरा कब हुआ है? 1901 में। रघुवीर शाह द्वारा प्रकाशित कोश का नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पारिभाषिक शब्द के 2 प्रमुख गुण कौन से हैं? नियतार्था और परस्पर अपवर्जिता। नियतार्था का अर्थ है जिसका अर्थ स्पष्ट हो, सरल हो, सुबोध हो। और अपवर्जिता जिसका अर्थ न तो विस्तार हो न संकुचित हो, उसे अपवर्जिता कहा जाता है। कम से कम शब्दों में अपना अर्थ प्रदान करे। सभी ज्ञान शाखाओं की जननी किसे माना जाता है? पारिभाषिक शब्दावली को। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण न कर पाने के कोई 2 कारण बताओ। तर्क की अपेक्षा भावना का महत्व। विभिन्न राज्य संस्थाओं और विभागों की अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होना। और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय 3 संप्रदाय के नाम बताओ। राष्ट्रीयवादी है, अंतर्राष्ट्रीयवादी है और तीसरा है समन्वयवादी। दोनों में समन्वय करता है। राष्ट्रीयवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रघुवीर। और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के समर्थक 2 विद्वानों के नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के समर्थक गंगा प्रसाद मुखर्जी और सी राजगोपालाचारी। 1946 में किस समिति ने अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की पैरवी की थी? केंद्रीय सलाहकार समिति ने। अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली कौन सी शब्दावली कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली। आचार्य देवेंद्र नाथ ने पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण न हो पाने के कितने कारण बताए हैं? 7।
विषयों में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कौन सी 4 भाषाएं अत्यंत सक्षम हैं? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और चीनी। डॉक्टर डी.सी. कोठारी ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कितने बुनियादी सिद्धांत बताए हैं? 3 बताए हैं। और डी.एस. कोठारी ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? उपयोगिता, लचीलापन और सरलता। कोठारी द्वारा बताए गए 3 सिद्धांतों में कौन सा भ्रामक है? लचीलापन। नए निर्माण की 5 प्रक्रिया में से किसी एक का नाम बताइए। धातु। धातु में प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके शब्दों का निर्माण होता है। हमारी भाषा में शब्द रचना के मूल तत्व निहित है। हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने शब्दों के मूल धातुओं में निहित किया है। परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर रघुवीर ने। किस विद्वान ने पारिभाषिक शब्दावली की कठिनता और दुर्लभता को स्वाभाविक माना है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने। पारिभाषिक शब्दावली के 2 गुण बताइए। उच्चारण में सरल शब्द और सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। हिंदी में अपनाए गए शब्दों को अन्यथा न होने पर किस लिंग में प्रयुक्त होना चाहिए? पुल्लिंग में। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के नाम पर किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण नहीं किया जा सकता? अप्रचलित विदेशी शब्दों की। और सुप्रसिद्ध विद्वान राजेंद्र लाल मिश्र ने पारिभाषिक शब्दावली के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। पारिभाषिक शब्दावली के विषय में विचार विनिमय कब आरंभ हुआ? देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। संस्कृत में नए पारिभाषिक शब्दों की रचना किससे की जाती है? उपसर्गों, प्रत्यय और धातुओं के प्रयोग से नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता है। आगे है, अंग्रेजी के शब्दों का निर्माण किन धातुओं से हुआ है? ग्रीक और लैटिन से हुआ है। और इसी प्रकार किस विश्वविद्यालय ने मिश्रित शब्दावली के पारिभाषिक शब्दावली के लिए उपयोगी माना है? उस्मानिया विश्वविद्यालय ने। भारत में पारिभाषिक शब्दावली के लिए किन विचारों को स्वीकृति दी गई है? समन्वयवादी विचारों को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को किस रूप में अपनाना चाहिए? अंग्रेजी रूपों में ही। एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रशासक। और अलाउंस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है भत्ता। और बुरोचर हिंदी पारिभाषिक है विवरणिका। और कंटीजेंसी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है आकस्मिक व्यय। और डॉक्यूमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रलेख। फॉर्मल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है औपचारिक। और गजट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है राजपत्र। और प्रिविलेज का हिंदी पारिभाषिक है विशेषाधिकार। नोटिफिकेशन का हिंदी पारिभाषिक है अधिसूचना। और रिन्यूअल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है नवीनीकरण। और सब्स्टिट्यूट का हिंदी पारिभाषिक स्थानापन्न। वेरिफिकेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है सत्यापन। और डिप्लोमेसी का पारिभाषिक शब्द है कूटनीति। और शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे डॉक्टर रघुवीर सिंह। और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कब होता है? जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है पारिभाषिक शब्दावली। कुछ विशिष्ट शब्द हैं वे बताता हूं मैं। इनॉग्रेशन माने उद्घाटन। मीटिंग माने सभा या बैठक। मिनिस्ट्री माने मंत्रालय। ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश। पार्टी माने दल। और प्रोविडेंट फंड माने भविष्य निधि। प्रोविंस माने राज्य या प्रदेश। रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव। सैलरी वेतन। सेशन सत्र या अधिवेशन। और भी हैं जैसे सस्पेंड
सस्पेंशन करना या सस्पेंड करना, निलंबन करना, टेस्टिमोनियल प्रमाण